हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज मैं पारा मेडिकल के लिए प्रॉपर ये बायोलॉजी का वीडियो लेकर आया हूँ और पारा मेडिकल का मैं सिलेबस चर्चा कर चुका हूँ पूरे ब्रीफ में। उसका एक वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, आप सब नहीं देखे होंगे तो कृपया उस वीडियो को देखें। और उसी अनुरूप ये जो आप लोगों के लिए वीडियो रोज़ आ रही है, ये पादप स्पेशल पादप टॉपिक में दिया हुआ है सिलेबस में, तो मैं उसी पादप से यानी कि प्लांट से हम लोग चर्चा करते हैं। आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसी वर्गीकी के पिता है? वर्गीकी को टेक्सोनोमी बोला जाता है। वर्गीकी के पिता लिनियस को बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस साहब थे, इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, बोटनी। अरस्तु को क्या कहा जाता है? तो अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक यानी कि पितामह, भीष्म पितामह। हम लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं आजकल, तो उनमें बड़ा चर्चा हो रहा है पितामह का, तो इसीलिए वर्गीकी का पितामह लिनियस, बायोलॉजी का पितामह अरस्तु, जीव विज्ञान का पिता अरस्तु और वनस्पति विज्ञान यानी बोटनी के पिता थियोफ्रेटस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति, आइए आगे देखते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक, द्विनाम यानी कि एक व्यक्ति का दो नाम हो सकता है, एक वंश का नाम और एक जाति का नाम। जैसे मनुष्य का नाम है होमो सेपियंस, तो होमो और सेपियंस यानी कि द्विनाम पद्धति का जो जनक है ये लिनियस साहब के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो वही लिनियस जो वर्गीकी के पिता और द्विनाम पद्धति के भी जनक माना जाता है। अब आइए यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 उसी क्वेश्चन से रिलेट करके है। सिस्टेमा नेचुराई किसकी पुस्तक है? तो लिनियस साहब जो थे ये वर्गीकी के पिता बोला जाता है, द्विनाम पद्धति के बारे में बताए थे और इसी पुस्तक में लिनियस नामक वैज्ञानिक, ये जो भूगोल जो वैज्ञानिक थे, ये लिनियस नामक वैज्ञानिक ही सिस्टेमा नेचुराई पुस्तक में इन सब बातों को अंकित किए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पुष्पीय पादपों को रखा गया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो पादप पुष्प है, जिस पादप में पुष्प है उसको किसके अंतर्गत रखा गया है? तो उसको रखा गया है फेनोरोगेम्स, यानी कि अलग अलग टाइप है। ब्रायोफाइटा को किसी अलग में रखा जाता है, टेरिडोफाइटा किसी अलग में। धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे इस पूरे पादप वाला जो टॉपिक है उसमें हम लोग देखेंगे कि जो जिस पौधा में पुष्प होगा उसको फेनोरोगेम्स में रखा जाता है। आगे फिर देख रहे हैं यहीं पे मिल गया अपुष्पीय पादप, तो जिसमें पुष्प नहीं होता है। बहुत ऐसे पादप होते हैं जिनमें पुष्प नहीं होता है, उनको क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वर्गीकरण का आधारित इकाई यानी कि टेक्सोनोमी जो है, यानी कि टेक्सोनोमी का इकाई यूनिट क्या है? तो टेक्सोनोमी का यूनिट स्पीसीज मतलब होता है जाति। ठीक है, स्पीसीज उसकी आधारभूत इकाई जाति है। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हाइड्रोफाइट। तो हाइड्रोफाइट जो है ये किस तरह के पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है? तो हाइड्रोफाइट ऐसा पौधा है जो जल में उगता है, यानी कि जल में उगने वाले पौधे को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। अलग अलग तरह के पौधा होते हैं, कोई चट्टान पे उगता है तो चट्टान पे जो पौधा उगता है उसको लिथोफाइट कहा जाता है, कोई नमकीन पानी में उगता है, तो इसीलिए हाइड्रोफाइटा जो पौधा है, जो प्लांट होता है वो जल में उगता है। आइए समझते हैं क्वेश्चन। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं। हम आपको बताएं कि द्विनाम पद्धति का मतलब एक व्यक्ति का दो नाम। ठीक है, तो एक बताता है उसके वंश का नाम और एक बताता है उसके जाति का नाम। यानी कि होमो सेपियंस, तो होमो उसका वंश है और सेपियंस उसकी जाति है। इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी प्रॉब्लम हो आप लोगों को किसी वीडियो को समझने में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि मैं उसके अगले वीडियो जो लाऊंगा मैं कमेंट को पढ़ता हूं और मैं अगले वीडियो में उसको सुधार करके या उसको और अच्छे तरीक़ा से लाऊं, ताकि आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ पाएँ। यही मेरा उद्देश्य है, ताकि मैं आपको अच्छे तरह से समझा पाऊँ। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है देखते हैं। जिस पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं,
जिस पौधे पर बीज बनते हैं, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनमें बीज तो बनते हैं लेकिन पुष्प नहीं बनते, तो उनको अनावृत बीजी कहा जाता है। उनको अनावृत बीजी के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, आगे धीरे धीरे बहुत सारा धीरे धीरे आप लोगों का जितना भी कन्फ्यूजन होगा, प्रश्न को देखते जाएंगे। हो सकता है अगर प्रश्न से आप लोगों का कंप्लीट ना हो तो मैं स्पेशल थ्योरी का क्लास लाऊं, ट्रिपली क्लास करा दूं, बायोलॉजी का एक एक टर्म मैं समझाने का प्रयास कर दूंगा। जैसे एक दिन पादप के बारे में चर्चा कर दूं, एक दिन मानव के बारे में चर्चा कर दूं, मानव कंकाल के बारे में चर्चा कर दूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा कर दूं। धीरे धीरे गति दी जाएगी और गति आप लोगों के हाथ में है। आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मुहिम पहुंचाएंगे, ये शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, ताकि मेरा मनोबल बढ़ते रहे और मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ काम करता रहूं। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जीवाणु की खोज। तो जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोला जाता है। बैक्टीरिया का जो खोज है ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, जीवाणु से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जीवाणु कौन सा कथन सही है। सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं, ऐसा नहीं होता है। जीवाणु परपोषी भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे जीवाणु होते हैं जो किसी खास मतलब कि जीव पे डिपेंडेंट होते हैं, तो स्वपोषी नहीं होते हैं। एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा। सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। विविध पोषी मतलब अलग अलग तरह का पोषण करते हैं। अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। इनमें दोनों तरह का गुण हमको मिल गया, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा सी होगा। अधिकांश बैक्टीरिया विविध पोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी, यानी कि कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपने से खाना बना लेते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जीवाणु को पौधे माना गया है क्योंकि जीवाणु को प्लांट माना गया है। क्यों? जीवाणु को प्लांट के अंतर्गत रखा गया है, बैक्टीरिया को प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब समझते हैं कि कोशिका भित्ति क्या होता है। मान लीजिए कि एक प्लांट है, ये प्लांट हम लोगों का है। फिगर तो अच्छा नहीं बना लेकिन जैसा है तैसा ये प्लांट है। प्लांट के बगल में प्लांट के छाल होता है, यही छाल को हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है यह कठोर पदार्थ होता है जो कि पेड़ पौधा को रक्षा करता है, यानी कि बाहरी वार से रक्षा करता है। आप लोग जल्दी काट नहीं सकते हैं, इसलिए उसका एक कवच है, सुरक्षा कवच है इसको बोला जाता है। तो कोशिका भित्ति है जो वो सेलुलोज की बनी होती है। तो जीवाणु भी एक प्रकार का पादप होता है। क्यों पादप होता है? जो कि उस पे ऊपर कोशिका भित्ति होती है, जो प्लांट में के कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। आइए समझते हैं निम्नलिखित में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। सबसे पहले समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया शरीर का शक्ति गृह यानी कि ऊर्जा घर बोला जाता है, वहीं पे ऊर्जा जनरेट होता है। और जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ये सीधी सी बात समझिए। अब हम लोग जीवाणु के बारे में कुछ आकृति से प्रश्न है कि किसी जीवाणु का आकृति गोल होगा, किसी का लंबा होगा, अलग अलग तरह का जीवाणु का आकार होता है, शेप होता है। जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? तो साधारण आकृति हम लोग जानते हैं कि इस तरह का आकृति होता है जीवाणु का। ठीक है, साधारण शब्दों में जीवाणु इस तरह का होता है, क्षर रूपी यानी कि लंबा रूपी होता है। आइए समझते हैं। जो जीवाणु आकार में छोटे होते हैं, बैक्टीरिया एकदम इतना छोटा छोटा भी हो सकता है। ठीक है, तो जो आकार में छोटा होता है उसको गोलाणु कहते हैं। अरे समझिए ना, एकदम गोल 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 गोल, सबसे छोटा उसको गोलाणु। जीवाणु का प्रॉपर शेप किस तरह का? तो इस तरह का। ठीक है, एक गोलाकार जीवाणु कहलाता है। जो कुछ हद तक गोलाकार जीवाणु होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कोकस कहा जाता है, यानी कि CO। इसमें देखिए कि कोकस में CO यानी कि गोलाकार जीवाणु को कोकस, सबसे छोटे आकार के जीवाणु को गोलाणु। गोलाणु का प्रॉपर आकार इस तरह का लंबा क्षर रूपी होता है। आइए, एक सर्पिल जीवाणु को कहा जाता है। सर्पिल का मतलब होता है सांप के आकार का। सर्पाकार जीवाणु जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो स्पाइरिलम। स्पाइरिलम नाम का जीवाणु जो होता है वो सर्पिल आकार का होता है। और ये मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आप सबों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और अच्छा लग रहा है तो दोस्तों में शेयर करें, ताकि उन लोगों तक ये भी मुहिम पहुँचे और उन लोगों का भी कुछ ना कुछ लाभ हो। थैंक यू।